हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी का आज हम लोग सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले मैं यह बता दूँ कि मैं पूरे सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस वाइज धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कैसे और अपना पढ़ाने का तरीका और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे पॉलिटी ले रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जिसको तो और अच्छा हम लोग पढ़ा सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और अच्छा पढ़ा सकते हैं जितना हमसे हो सकता है, और उससे भी अच्छा पेपर के साथ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब पेपर आपके पास रहेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे 2 4 10 साल के, जो देखने के बाद आपको फील होगा कि हाँ यार, किया जा सकता है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए सबसे पहले आज यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, मतलब पेपर्स किस टॉपिक वाइज से कितना सारा क्वेश्चंस कवर होता है, कहाँ किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। मेरे दोस्तों, मैंने 2018 का, मैं 2019 का भी नहीं बना चुका एक्चुअली में। एग्जैक्टली क्या डेटा है वो भी मैं सीनेरियो बाद में आपको लेक्चर वाइज में बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन आप कटअप देख लीजिए। जैसे जनरल को कम से कम यार 100 नंबर चाहिए, 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आधा नंबर से ज़्यादा, 0.66 मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपका सही हो जाता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, सही हो जाता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत हो जाता है तो आपको 0.66 मिलेंगे। हमेशा 1/3 कट ऑफ होता है, चाहे वो सी सेट हो चाहे जनरल हो, लेकिन मेंस के पेपर में कोई कट ऑफ नहीं होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या होता है। 2013 का कितना कट ऑफ था यार। एग्जैक्टली यूपीएससी अगर पास करना है ना, तो 100 नंबर का टारगेट होना चाहिए, 100 120। इससे इतना अगर आपका क्रैक हो जाता है और अच्छा स्कोर हो जाता है तो काफ़ी वैलिड स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। मतलब आप क्रैक कर सकते हो यूपीएससी का, अगर टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे आ रहे हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है, आपका रेशनल थिंकिंग बढ़िया है, तो आप अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। तो आइए देखते हैं जनरल का कितना था। 2000 अभी अगर 100 से कम ही है लगता है, लगभग लगभग। ओबीसी का अगर किसी का 96 है, मतलब धीरे धीरे करके रादर देन कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ 150 हुआ। 2013-14 में ऐसा ज़रूर था, लेकिन 2013-14 के बाद जब भी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 140 हो गया, 120 हो गया। भाई इससे तो कम ही हुआ है कटअप। मतलब कटअप क्लियर करना बहुत आसान है। 2019 में भी इसका कटअप समथिंग 100 से कम था, मतलब 96 7 पे था, 96 7 पे था। और 2019 का भी समथिंग इजी ही था, 2019 का भी 100 के अंडर में ही था। और SC ST का आप देख सकते हैं 84 86, मतलब 85 80 90 के करीब समथिंग, ओवरऑल 90 के करीब होता है। और विकलांग के लिए तो और ज़्यादा कम नंबर चाहिए, मतलब 55 60 के करीब। ऑन एवरेज बोले तो 50 है, एवरेज बोले तो 50 है। इतना अगर आपका स्कोर आप कर लेते हैं तो आराम से आप, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 120 सोचिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 110 आपको सोचना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मतलब और कैटेगरी आते हैं, SC ST आते हैं, तो 100 बिलो सोचना चाहिए, 100 से तो कम सोचना चाहिए, हमेशा इतना ही होगा। इससे इससे ज़्यादा कट ऑफ हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद 50 55 अगर आप पीएच में आते हैं तो 50 अवरेज, ऑन एन अवरेज। कौन सी टॉपिक पे यूपीएससी ज़्यादा वेटेज कर रहा है उसके बारे में आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत का इतिहास से ऑन एन अवरेज, मतलब जैसे शुरू से लेकर एंशियंट में, मॉडर्न में और मेडिवल में काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। एंशियंट में 5 से 6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कभी कभी। लेकिन मॉडर्न में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे, 8 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे, 8 से, आधुनिक भारत में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे, 8 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे आपको हमेशा। मतलब आप कोई भी बुक चाहे स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है अगर हिंदी मीडियम के लिए बात किया जाए तो, या राजीव अहीर का भी उठा सकते हैं आप। उसको एक एक लाइन पढ़िए यार, पॉइंट वाइज पढ़िए और इसके बाद समझने का कोशिश करिए। वैसे हम लोग ज़रूर कराएंगे। मतलब हिस्ट्री में ऑन एवरेज बोले तो 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय संविधान का बोले तो कभी कम हुआ है, लेकिन 15 सोचा जा सकता है। मतलब 21, जैसे 2012 में 21 आया, 2018 में बोले 13 आया, 2017 में 22 क्वेश्चन आए, 2016 में 6 ही क्वेश्चन आए। लेकिन पॉलिटी के काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और भारत का अगर बोले तो
ज्योग्राफी बोले और विश्व का भूगोल बोले तो विश्व में का भूगोल पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से 3 ही क्वेश्चन होते हैं और हमेशा रिपीटेड होते हैं। मतलब अगर आप 10 साल का 15 साल का अगर आप पेपर किए हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। पेपर भी हम लोग जरूर कराएंगे प्रीवियस ईयर के। तो भारत का आप देख सकते हैं, भारत का भूगोल क्या कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं भारत के भूगोल पे। ज़्यादा क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस बाहर से होते हैं। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी पे आपको ज़्यादा पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यार अभी आज का दुनिया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, किस प्रकार से कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया और ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं सही साथ। तो इसके बारे में तो हमको रहना भी इसी अर्थ में है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर पूरी मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो यार इंसान मतलब ख़त्म हो जाएगा। आप सोच सकते हैं इंसान नहीं बचेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? उनको लगता है कि ऐसा पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब पॉलिनेशन नहीं होगा यार, ठीक है। तो मतलब बीज का निर्माण ही नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। और इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलेप्स हो रहा है। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन हम सोच सकते हैं, वैसे 17-10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया है। और जो भारत की इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे आपको बहुत फोकस करना है। रमेश सिंह की अच्छी बुक है, लेकिन उससे भी वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल है। अगर वहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मिरुडाल का लेक्चर देखिए। अगर मिरुडाल में भी समझ में नहीं आता है, वैसे हम लोग कराएंगे, लेकिन मिरुडाल काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी ध्यान देना चाहिए आपको। ये इकोनॉमी पे 29-22 ऐसे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस तो ऑन एन एवरेज यार यहाँ पे सोचा जा सकता है। और साइंस एंड टेक पे हमेशा, अभी साइंस एंड टेक में ज़्यादा डेवलपमेंट जिस साल होता है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। बाकी अगर बोले तो इंटरनेशनल और दुनियादारी के बारे में तो 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री में कम से कम 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं। संविधान में बोले तो 15 क्वेश्चंस बन ही सकते हैं। भारत 20 का भूगोल 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसके बारे में सोचने का कोशिश करें इन्वायरमेंट, तो 10 से 12-13 क्वेश्चन समथिंग आ सकते हैं। बाकी अगर इकोनॉमी में बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर करंट अफेयर से तो आप सोच सकते हैं 20-15, 35, 35-10, 45, 45 अगर 15 बोले 60, 60-20-80। आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? आपको अगर हिस्ट्री समझ में नहीं आती तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, और आप इकोनॉमी ज़रूर पढ़िए, इकोनॉमी ज़रूर पढ़िए, और आप राज्य व्यवस्था पॉलिटी जरूर पढ़िए यार। 3 सब्जेक्ट पे आप साइंस एंड इस पे ध्यान दे सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री में मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से, और बाकी आप इकोनॉमी पे तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और साइंस एंड टेक पे अगर आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी है। साइंस एंड टेक पे कुछ करेंट कुछ कॉन्सेप्ट, इसी हिसाब का क्वेश्चंस बना है। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने यार, 60 ऑन एन एवरेज 60-70 क्वेश्चन अगर बन गए ना, मतलब 40 क्वेश्चंस भी अगर बन रहे हैं और 20-25 क्वेश्चंस आप लॉजिक से कर लिए ना, तो हो गया, आपका काम हो गया। आपके ऑप्शंस और आपको क्या कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चंस समझ में आता है, क्या कहता है। फॉर एग्जांपल कई बार यूपीएससी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, इजी क्वेश्चंस पूछता है, तो लेकिन वहाँ पे लॉजिक आपका अच्छा होना चाहिए, लॉजिक अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर लॉजिक अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद यार सी सेट पे आते हैं। सी सेट का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सी सेट अगर देखे भाई, आपको वही चीज़ें सी सेट में फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपका लॉजिक, अगर आपको मैथ नहीं आता मत फोकस करो। जो मैथ में जो जो चीज़ आपको अच्छे आती है, समझ में आती है, मतलब अगर आपको मैथ नहीं आता तो कोई नहीं, स्टेटमेंट पे जाओ, कंक्लूजन पे जाओ, स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा, या डेटा, डेटा पर कई बार डेटा पे आ जाता है, 1-2 बार 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, डेटा पे ध्यान दो, क्या फैक्चुअल्स है। आप ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़ने का तर्क शक्ति अपना डेवलप, उससे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। निर्णय वाला क्वेश्चंस कई बार 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मैथ का आपका वीक है, मैथ आपका स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं, फिर तो, और मैथ अगर आपकी स्ट्रांग है तो रीजनिंग आराम से आएगी, और रीजनिंग जब आपकी आ गई तो आपकी तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस हिसाब से आप सोचने की कोशिश करो कि जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा है उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। वाई? क्योंकि यार आप देख सकते हैं मराठा लोग जो 1861 का जो वॉर था वो आराम से हार गए, आराम से हार गए। क्यों हारे उसके पीछे यह रीज़न था कि अहमद शाह अब्दाली की यार सेना ज़्यादा नहीं थी, सेना उसकी ज़्यादा नहीं थी, मराठों की बहुत ज़्यादा सेना थी, लेकिन उनका जो मतलब जो
जिस चीज़ में उनके पास कौशल था यार, उस चीज़ में उसने वार नहीं किया था उन लोगों ने। मतलब वो लोग हमेशा गुरिल्ला युद्ध करते थे, गुरिल्ला वार करते थे, हमेशा कहीं पर भी मतलब मार किए और भाग के छुप गए। कभी उनने टाइट फाइटिंग नहीं करी थी, मतलब एक दूसरे से लड़ा नहीं था जैसे गुस्से से आके लड़ा हो, कभी मैदान में लड़ा हो, नहीं, छुप छुप के जंगल में वार किया, दो चार हाथ मारा, भग गए, ऐसा किए थे। और जब यार अचानक किसी इंटेलिजेंट से, मतलब किसी ऐसी चीज़ों से लड़ना पड़े जो बहुत इंटेलिजेंट हो, अहमद शाह अब्दाली काफ़ी इंटेलिजेंट था और इसलिए मराठा इतना सर्वसेना उस समय इंडिया को वो जिता सकते थे। अगर मराठा हार गए तो इससे ये डिसाइडेड हो गया था कि यार इंडिया में राजा कौन बनेगा ये तो नहीं, लेकिन यह डिसाइड जरूर हो गया था कि राजा कौन नहीं बनेगा। तो मराठा लोग उस समय पे इंडिया को, जिस समय पॉलिटिकली मतलब पूरा मुगल पूरा डीप कर गया था, पूरा गिर गया था, और चाहते तो मराठा इस चीज़ को उठा सकते थे लेकिन वो नहीं उठा पाए। इसके पीछे एकमात्र रीजन है उनका जिन चीज़ में कौशल था उसका उसने अच्छे से उपयोग नहीं करा। और भी बहुत सारे रीजन्स है कि उनके पास संगठन का अभाव था, वो लोग हमेशा एक दूसरे पे वार करते थे और बहुत सारे टैक्स लगाते थे जो चौथ और सरदेशमुखी लगाते थे, जिस प्रकार का जजिया मुगल लगाता था, मतलब दूसरे राज्य पे अटैक किया और उनकी सुरक्षा के लिए वो लोग टैक्स लगाते थे, तो दूसरे राज्य वालों ने नहीं सुरक्षा दिया और वो दिल्ली से उतना दूर लड़ रहे थे, तो वहाँ खाना वाना भी नहीं भेजा जा सका, यह भी काफ़ी मुश्किल काम हो गया, तो भुखमरी से भी मर गए। तो भाई यूपीएससी में पढ़ने से पहले यह समझना है कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे पूछा बोधगम्यता, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए। अंग्रेजी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं नहीं पूछ रहा है, छोड़ो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। गणित अगर आपका अच्छा है तो उस पर ध्यान दे सकते हो। भाई रीजनिंग अगर आपकी अच्छा है ना तो 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जा रहे हैं। और आप डेटा थोड़ा लगा ले और थोड़ा लॉजिक लगा ले। आपका अगर रीजनिंग भी खराब है तो लॉजिक लगाओ और रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करो, मैथ मत करो, आराम से निकल जाएगा। बट आपको ध्यान देना ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहो यार, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। केवल 28 क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्फिडेंट रहो। मतलब अगर आप 35 से 40 भी क्वेश्चंस कर ले गए सही साट अपने लॉजिक के हिसाब से और क्यों कैसे, तो फिर हो गया, आराम से हो सकता है। यूपीएससी का जीएस 1, जो जीएस 1 होता है, जो जीएस 1 का पेपर होता है, उसके बारे में ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, कहाँ से जोन। जैसे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया। आर्ट एंड कल्चर में आप शुरू शुरू में जो भी आर्ट एंड कल्चर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितनी भी सभ्यता है, वैदिक पीरियड के अंदर लेटर वैदिक पीरियड जो भी आया, और इसके बाद महाजनपद आए, मौर्य आया। इस प्रकार से अगर आपको थोड़ा थोड़ा बन रहा है और हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आपको आ रही है कि कौन कौन से वंश के बाद कौन आया, कौन क्या राजा था और कौन ने क्या काम किया। राजा का नाम भलाई से ना पता हो लेकिन क्रोनोलॉजी और उसका क्या योगदान है इंडिया के हिस्ट्री में, बस वो अगर पता हो आपको तो आराम से आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। लेकिन आर्ट एंड कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को गंधार शैली नहीं पता हो, सोचो गंधार यहाँ पे है, मथुरा यहाँ पे, मथुरा शैली थी, गंधार शैली थी, ये बीसी और एडी के बीच में है ये, ठीक है, इसके बीच में शैली डेवलप हुई थी। मतलब 100 से 250 साल के पहले। 100 BC हो गया, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जीरो, और 250 एडी हो गया, मतलब आज 2020 एडी है, तो सोच लीजिए यार 250, इसके बीच में मथुरा आया, अमरावती आया और गंधार आया। तो आप आराम से लॉजिक लगा सकते हो, गंधार इस रीजन में है और मथुरा यहाँ पे है, तो गंधार और मथुरा में हो सकता है कि इंडिया का इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस। एक ही शासक था, शक शासक, लेकिन शक ने यहाँ पे गंधार का जो मथु शैली बनवाया, वहाँ पे जो बुद्धा की चित्र बनवाए वो थोड़ा अलग थे, ज़्यादा बुद्धा के जो चित्र थे ज़्यादा रिचुअल हो गया। बुद्धा मतलब ज़्यादा ऐसा लग रहा है ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ज़्यादा आध्यात्मिक है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला, ज़्यादा मनन करने वाला, ज़्यादा चिंतन वाला लग रहा है। लेकिन आप मथुरा का देखेंगे ना यार, वो एकदम अलग है, एकदम अलग है। मतलब वहाँ पे बुद्धा स्पिरिचुअल नहीं फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। बुद्धा हस्ट गुड लग रहा है, बैठा हुआ है, एक नंबर फील कर रहा है और देख रहा है सब लोगों को, बढ़िया ऐसा एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसा आपको पढ़ने की जरूरत है। ये देशज होगी, इसका बहुत कम यहाँ पे इन्फ्लुएंस, क्योंकि बहुत दूर है, भलाई से एक ही राजा शासन कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर दोनों के कल्चर अलग हुए थे। पूरा देसी है, ये पूरा विदेशी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव था। तो आपको हर एक चीज़ पढ़ने के पीछे लॉजिक पता होना चाहिए, क्यों कैसे क्यों कैसे। तो आर्ट एंड कल्चर्स पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 2018 में 4 क्वेश्चन जैसे यहाँ से आए, 12.5 नंबर के। क्या होता है यार, क्वेश्चन जो होंगे ना वो 4 क्वेश्चंस थे। वैसे 2017 में केवल एक क्वेश्चन आया 10 अंक का, 2016 में 2 क्वेश्चन आए 25 नंबर के,
2013 में 2 क्वेश्चन आए 25 नंबर के, और 2014 में 4 क्वेश्चन आए 40 नंबर के, और 2013 में 3 क्वेश्चन आए, और 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप सोच सकते हैं 25 नंबर के समथिंग। तो आप यह कह सकते हो कि यार यहाँ से ऑन एन एवरेज अगर बोले तो आर्ट एंड कल्चर्स में 25 से 30 नंबर आने चाहिए। लेकिन कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है? तो जैसे मोरे कर सकते हो आप, मतलब जिन चीज़ों में कुछ डेवलप हुआ हो। मोरे में जैसे सतूपा, उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, काफ़ी सारे से यार 84,000 सतूपा बनवाए थे अशोका ने। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा मेडिवल का कुछ कल्चर पढ़ लो, मुगल सल्तनत, और मुगल को लिंक कर लो यार, कि मतलब राजपूतों से क्या उसका कहाँ पर क्या शैली का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव था, ये सब चीज़ें लिंक करना आना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो एक दूसरे से लिंक करो और बढ़िया से लिखो। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, यानी 50 नंबर भलाई से नहीं, लेकिन 30 से 40 नंबर तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास पे यहाँ यहाँ जैसे 2018 में केवल एक क्वेश्चन आया 10 नंबर का, लेकिन 2019 के अंदर जो पेपर था उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, मतलब कम से कम 70 नंबर का क्वेश्चंस था यहाँ से। तो आप कंसीडर कीजिए यार, मतलब यहाँ 65 नंबर 2017 में हुआ, 2016 में 37 नंबर हुआ, और इस प्रकार से अगर देखें तो 2015 में 25 नंबर का, 2014 में 3 क्वेश्चन 30 नंबर के, और 2013 में 40 अंक के 4 क्वेश्चंस थे। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना गजब का है। मैं यह नहीं बताया कि यार 10 नंबर का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 150 वर्ड में लिखने पड़ेंगे, बहुत कॉन्स्टेंट, मतलब अच्छे से। अगर 12.5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 200 वर्ड बोलेगा। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 250 वर्ड बोलेगा, 250 शब्दों में लिखने हैं। जैसे सफ़ी अगर लिख रहे हो तो ये पूरा एक नाम लिख दिए तो ये एक वर्ड हो गया। इस प्रकार से 250 वर्ड लिखने पड़ेंगे आपको, और बहुत लॉजिकली लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 60 नंबर तक आ सकता है। और स्वतंत्रता के बाद तो बहुत आसान क्वेश्चंस आता है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसान क्वेश्चंस आएगा। और 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर आते हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ हिस्ट्री में ऑन वे, मतलब कैसे कैसे क्या डेवलप हुआ वो चीज़ों पे। लेकिन विश्व इतिहास पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी सोच सकते हैं कि जैसे 2018 में कोई क्वेश्चंस नहीं था, 2019 में 1 या 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन 2017 में आप 10 एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब 10 नंबर का मतलब 150 वर्ड का रहा होगा। और इसके बाद सोच सकते हैं फिर एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का 2016 में, फिर इस प्रकार से 2015 में, 2014 में 3 क्वेश्चंस आए थे, 2013 में 4 क्वेश्चंस आए थे। और इस प्रकार से क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं। और कम्बिनेशंस यही कि यहाँ से 20 से 25 नंबर का ऑन एन एवरेज है। तो अगर आपको क्या लिटरली आ रहा होगा, संस्कृति आ रहा होगा, संस्कृति से 20 से 30 नंबर हम सोच सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 70 से 80 नंबर हम सोच सकते हैं, इतना तो आ ही सकता है। आधुनिक भारत के बाद 20 से 25 नंबर या 10 नंबर इतना सोच सकते हैं, 10 से तो कम नहीं, कभी कभी वो भी नहीं आए, और यहाँ से 20 नंबर सोच सकते हैं। तो ऑन ऑन एवरेज अगर मिला के देखें तो यार समथिंग, कई बार क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चंस आ रहा है, और कई बार ज़्यादा, जैसे 140 नंबर का 2014 में आया केवल हिस्ट्री से लेकर के, भारत में विश्व का, यहाँ 100 नंबर आए, यहाँ से 87 नंबर आए। 2016 में कम नंबर आए, 85 नंबर आए, 80 नंबर आए। तो यार ऑन ऑन एवरेज से यार 100 के बिलो होता है, मतलब 80 से तो कम ज़्यादा हो सकता है, 80 से कम ज़्यादा हो सकता है। सोसाइटी में क्या पढ़ना है अपने को, भारतीय समाज में जितना सामाजिक समस्या है, और यहाँ पे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो यार भारत में गरीबी है, आप देख ही सकते में कितना सारा गरीबी है, कैसे लोग रह रहे हैं। और यार गरीबी ने यार डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया संबंध है। और आप जब गरीबी पढ़ रहे हो ना तो उसके कारण आप डेवलपमेंट पढ़ोगे, क्योंकि एक आदमी अगर गरीब है ना यार, एजुकेशनली गरीब है, सोच लीजिए यार वो क्या करेगा, क्या होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा यार। उसके बाल बच्चे होंगे वो भी डेवलपमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि परिवार अगर जिसका गरीब रहता है ना, इसके बाद धीरे धीरे वो साइकिल चलने लगती है, मतलब उसका साइकिल होता है यार, कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप एजुकेट कीजिए। तो ये यहाँ से तो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे, दो से ढाई क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस। तो 25 नंबर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। भारतीय समाज की यार, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इंडिया डाइवर्स है, और यहाँ पे हमेशा डाइवर्सिटी पे हमेशा क्वेश्चंस आता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। शहरीकरण पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, कई बार 1-2 क्वेश्चंस आए एग्जाम्पल के लिए, कि यार मतलब
एक स्मार्ट सिटी के बिना, मतलब एक स्मार्ट नगर के बिना या स्मार्ट विलेज के बिना स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या स्मार्ट सिटी के बिना स्मार्ट नगर गांव नहीं बन सकते, ऐसा क्वेश्चंस था। तो आप बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस पूछता है। शहरीकरण पे, शहरीकरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ पे ऑन ऑन बहुत ज़्यादा रैप होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लोग सड़कों पे रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ा ग्राउंड लेवल पे देखना है और रिपोर्ट पक्का देखना है। जनसंख्या पे कई बार क्वेश्चंस आए, कई बार नहीं आए। कंसेंसस है कि यहाँ कई बार देखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक उस साल ज़्यादा न्यूज़ में थी। ग्लोबलाइजेशन हुआ यार, आज दुनिया क्या हो गई है, इंटरनेट का ज़माना है। आप यहाँ से यूएसए बात कर सकते हैं, यूएसए तुरंत फ़ोन हो जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इतना लार्जली ब्रॉड हो गया है कि आदमी कहीं का भी किसी भी समय कनेक्ट हो सकता है। और आज हम लोग बहुत सारी दुनिया के सामान यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अगर इतना स्ट्रांग नहीं होता तो कैसे। तो यार ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव है ना यार, इंडियन सोसाइटी पे कैसे हुए, मतलब लेबर पे कैसा हुआ, वुमेन्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ा, ये एजुकेशंस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब ये टॉपिक पक्का पढ़ना चाहिए। संप्रदायवाद का मतलब होता है यार रिलीजन वाइज। अब रिलीजन वाइज का मतलब, संप्रदायवाद क्या, सब एक ही तरीके का माइंड सेट होता है, नहीं। रिलीजन मतलब मान लीजिए कोई हिंदू है तो ऐसा बोल दे कि भाई मैं संप्रदायवादी हूँ, मतलब थोड़ा सा वो अजीब हो गया है। मतलब अगर उसको मुस्लिम की बात सुनी ही नहीं जाएगी, मतलब हिंदू को ही ज़्यादा वो प्रेफरेंस देगा और उसको मुस्लिम लोगों से वो नफरत ही करेगा। या कोई मुस्लिम है, उसको अगर हिंदू से नफरत है, अगर वो संप्रदायवादी हो गया है तो वो हमेशा नफरत करेगा। लेकिन संप्रदायवादी के क्या कारण होते हैं, ऐसा लोग क्यों बन जाते हैं, डेवलपमेंट होने के बाद भी संप्रदायवादी हो जाते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन, इतना पढ़ा लिखा बंदा भी क्यों ऐसा काम किया, क्यों संप्रदायवादी हो गया और क्यों जिहादी हो गया। तो यार डेवलपमेंट क्या होता है ना, कई बार आप यही इंटरनल सेक्रेटरी पे ये सिलेबस पढ़ोगे कि डेवलपमेंट वर्सेस की डेवलपमेंट के कारण कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, क्या उग्रवाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लोग एक्सट्रीमिज्म हो जाता है, उग्रवाद हो जाते हैं, आतंकवाद बढ़ावा देती है। जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट के सहारा से लोग कितना बढ़िया से लोगों को बहका के फुसला के आतंकवादी बना देते हैं, टेररिस्ट बना देते हैं गरीब आदमी को, और रिलीजन के नाम पे। तो आप सोच सकते हैं, मतलब आपको बड़ा अच्छे समझना है। क्षेत्रवाद मतलब कोई क्षेत्र पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहा है, जैसे ऐसा लग रहा हो कभी सरकार क्या हो रही है, मध्य प्रदेश को ही केवल डेवलपमेंट कर रही हो, तो आंध्रा को न करी, तो आंध्रा को लोगों को लगा यार ये लोग कांस्टेंट है, इसी रिलीजन पे, इसी प्लेसेस पे, इसी कल्चर्स पे, इसी सोसाइटी पे ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, मतलब चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, बाकी सारी सेवा यहीं पे ज़्यादा देते हैं, यहाँ पे कम देते हैं। तो क्षेत्रवाद, वो सोचेगा हमको दे ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के लोगों को क्षेत्रवाद डेवलपमेंट हो जाएगा, इस प्रकार का। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है आप धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म को सुरक्षा भी देते हैं, धर्म को बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। सुरक्षा का मतलब होता है यार आप किसी धर्म को सुरक्षा दे रहे हो, प्रोटेक्शंस दे रहे हो, और इसका मतलब यह है कि अगर उस धर्म के खिलाफ कुछ भी कांड होगा, मतलब कोई धर्मांतरण करेगा, एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलेगा, या 6 पर्सन हिंदू है और उसको मुस्लिम बनाया जाएगा, तो उसका क्या होगा, सुरक्षा मिलेगा, अगर ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करने दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके पीछे आ जाएगी, कोर्ट उसके साथ हो जाएगा। तो इंडिया में वैसे धर्मनिरपेक्षता है, मतलब धर्म को, सभी धर्म को समान मान्यता देता है स्टेट, और सभी धर्मों के खिलाफ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सभी धर्मों को बराबर मान्यता देती है, और ये केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य से सुरक्षा प्रदान करता है कहीं ना कहीं। सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, जैसे महिलाओं का कैसा सशक्तिकरण हो रहा है, कितना हो रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं वुमेन्स पे। तो वो स्पेशली जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ये काफ़ी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और हमेशा बताता है यार महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब वो चाहे पॉलिटिकली देखें, चाहे मतलब राजनीतिक रूप से देखें, चाहे शिक्षित रूप से देखें, चाहे स्वास्थ्य में देखें, हर एक सेक्टर्स में महिलाओं की कमी है यार। आप आर्मी में भी देख लीजिए यार, मतलब पुलिस में अगर बोले तो, एडमिनिस्ट्रेशन में बोले तो 4 से 5% महिलाएं हैं यार। पार्लियामेंट में देख लीजिए यार, मतलब कम से कम 77 है इस बार महिलाएं सांसद हुई हैं। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और यार अब ग्राउंड लेवल पे, स्टेट लेवल पे आके देखो, स्टेट लेवल पे आके देखो, मतलब पंचायत में देख सकते हैं 5 से 6 लाख महिलाएं हैं, मतलब आधे से ज़्यादा महिलाएं सांसद हो गई हैं। मतलब यहाँ पे सरपंच वगैरह बनी हुई हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन है और सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशन नहीं है।
तो महिलाओं का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, हर एक वर्क में महिला भलाई से काम करती है लेकिन वो घर का भी काम करती है, तो उसको असमानता का बर्ताव क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे यूपीएससी ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लेकिन 2018 में नहीं पूछा, 2019 में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन थे। यानी ऑन एन एवरेज अगर भारतीय समाज की बोले तो जो इंडिया की सोसाइटी की समस्याएं हैं, जो इंडिया सोसाइटी में फेस कर रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप सोच सकते हैं, मतलब कि 90, 65 आए, 75 आए, 100 आए, 50 आए, 40 आए, लेकिन ऑन एन एवरेज यार 80 से 90 इसके बीच में भी आ जाते हैं। मतलब हिस्ट्री से 80-90, 80-90 इधर से। फिर आते यार अपन भूगोल से। भारत का भूगोल जो अपन सिलेबस में पढ़ रहे थे, भारत वर्सेस विश्व का भूगोल, वहाँ से आप देख सकते हैं 8 से 9 पीटी में आता है, 8 से 9 क्वेश्चन पीटी में आता है। और विश्व के भूगोल से 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और उसी से अपना काम चले। भौतिक भूगोल पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यूपीएससी में। मतलब कई बार प्रायद्वीप के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार वनस्पतियों के बारे में पूछ लिया जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे कैसे वितरण हुआ है, मतलब कहाँ कितना वितरण हुआ है, उस पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए, जैसे 2018 में, 2017 में 1 क्वेश्चन आया 10 नंबर का, और 2016 में 5 क्वेश्चन आए 62 नंबर का। तो भौतिक भूगोल पे कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पे 2 क्वेश्चंस आए, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए। भारत और विश्व में उद्योग स्थापित करने वाले, जैसे यार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंडिया में जिस प्रकार से जमशेदपुर है, टाटा जिसने टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ पे क्यों खड़ा किया उसने इंडस्ट्री, और ऐसा दुनिया में कहीं है तो हाँ यूएसए में यार डेट्रॉइट में, इधर ही क्यों, डेट्रॉइट में ही क्यों सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, मतलब इधर कोने में क्यों लगी हुई है, अंदर क्यों नहीं लगा, इंडिया के अंदर अंदर हो गया, तो क्या यूएसए के अंदर कुछ अंदर बाहर कुछ भी है क्या, उस वैसा इंडस्ट्री खड़ा करने का कुछ रीजन है, मतलब क्या चाहिए, कोयला चाहिए, लाइम चूना पत्थर चाहिए, और उसको जलाने के लिए भट्टी भी चाहिए, तो कैसे आयरन भी जितना चाहिए। और क्योंकि ये वेट गेन इंडस्ट्री है, मतलब यार वेट लूज करता है यार, 12 कुंटल लगेगा आपको सामान, तब बना के आप आयरन स्टील 1 से 2 कुंटल बना सकते हो, मतलब 12.5 कुंटल आपको रॉ मटेरियल चाहिए 1 कुंटल आयरन बनाने के लिए। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, अधिकतर आयरन इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता है। भूगोलिक में ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें, सुनामी वगैरह जो आ रही हैं कंटिन्यूअस, उसके पीछे वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं। और जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, और कौन सी भौगोलिक विशेषताएं ज़्यादा न्यूज़ में हैं, वो चीज़ पक्का पूछा जाता है। वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी की क्या, कैसे पेड़ पौधे हैं, मतलब प्लेसेस हैं, कौन से प्लेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। यार इंडिया का ये पूरा मैप अगर हो जाए तो ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये पूरा ईस्टर्न घाट है। लेकिन और ये पूरा, मतलब अगर ऐसे ऐसे अगर सोचे तो ये, हाँ ऐसा, ये यार पूरा हिमालय हो गया। बेड मैप है लेकिन ये पूरा हिमालय हो गया, ये पूरा हिमालय हो गया, यहाँ तक हिमालय है यार, यहाँ तक हिमालय है। यूपीएससी हिमालय पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि हिमालय बहुत डाइवर्स है। ये क्यों है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, लेकिन पश्चिमी घाट पूर्वी घाट यहीं पे मिलते हैं, मतलब कहाँ, ये सब क्वेश्चंस पक्का यूपीएससी पूछता है। मतलब ज्योग्राफिकली आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रायद्वीप का पठार है पूरा है, ये पूरा जो ट्रेंगुलर शेप है हमारा प्रायद्वीप, पेनिनसुलर इंडिया है, वो क्या है, मतलब क्या कैसे है, ज्योग्राफिकल की क्या विशेषताएं हैं इंडिया में, वो सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑन ऑन एवरेज यहाँ से भी 80 से 85 क्वेश्चन, 100 नंबर, इतना सारा ज्योग्राफी पे आ रहा है। लेकिन ज्योग्राफी पे एग्जाम्पल के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर सलेबस की बात करें तो यार यहाँ से 80, यहाँ से 90, और यहाँ से पूरा मिला के यार 250 नंबर आएगा हमेशा पूरा पेपर। और यहाँ से अधिकतर यार 115, 120, इससे ज़्यादा तो किसी के मार्क्स जाए नहीं। इवन टीना ढाबी के भी नहीं गए थे, मतलब जो पहला रैंक लाई थी उसने भी 80, 90 के ऑन एन एवरेज करीब थी। लेकिन GS1 में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब जिस समय पे आप अब पढ़ें, आपके पास अपना सिलेबस हाथ में होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए कि भाई मैं अगर जनसंख्या पढ़ रहा हूँ तो मुझे जनसंख्या पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप इस हिसाब से पढ़िए, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे भौतिक भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पढ़ो, प्राकृतिक संसाधन वितरण वहाँ पढ़ो, छोटा नोट्स बनाओ और वहीं पे ध्यान दो। 2018 में इतने सारे क्वेश्चन आए, 2017 में भी आ रहे हैं, 2016 में भी आ रहे हैं, 2015, तो यहाँ पे अधिकतर हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए मतलब। और यहाँ पे भौगोलिक पे आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान देना चाहिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे फोकस करना चाहिए, और एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
अब ये जीएस पेपर 2 है, यहाँ पे कहाँ क्वेश्चंस पूछना है, ज़्यादा टाइम पेपर हो रहा है। जीएस 2 अपने को ध्यान देना है, जहाँ पर संविधान है, गुड गवर्नेंस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो आइए देखते हैं संविधान में क्या दिया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं जब आप पढ़ें तो दुनिया के देशों के साथ जरूर कंपैरिजन करें, वो सिलेबस है। वहाँ से 1 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 से, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यूएसए का आप कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और इंडिया का अगर संविधान पढ़ रहे हैं और इंडिया की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में क्या होता है यार, कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, मतलब लोकसभा, मतलब जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर प्रधानमंत्री को 271, मतलब मोदी अभी बैठे हुए हैं कार्यपालिका में, वो कुछ भी काम कर रहे हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहे शिक्षा, एजुकेशन के लिए, पॉलिसी प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में जाके उसको रखना पड़ेगा और पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगी और पार्लियामेंट सरकार का साथ नहीं देती है, 271 उसको सीट नहीं समर्थन देते हैं, 250 हो जाता है तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। ऐसा यूएसए में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका का 100% सेपरेशन है, 100%। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सिलेबस पे काफ़ी फोकस। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघीय ढांचा से संबंध क्या इशू हैं, स्थानीय शासन क्या है, उसका क्या डेवलपमेंट है, उसमें महिलाओं की कैसी भागीदारी है, उससे क्या लाभ हानि हुए हैं। लोकल लेवल पे यार, दुनिया में किसी भी देश पे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है इंडिया को छोड़ करके, मतलब इंडिया में ही सिर्फ 3rd लेवल का गवर्नमेंट होता है। एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है और यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण स्तर पे होता है। और ऐसा दुनिया के देश में किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ इंडिया के पास है कि यहाँ पे इतना डेमोक्रेसी, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी है। तो इसके बारे में पढ़ना है। और विधायिका एवं जन विधायिका मतलब जो लोग कानून बना रहे हैं, पार्लियामेंट, विधायिका ही कार्यपालिका होते हैं। जैसे मोदी, फॉर एग्जांपल मोदी संसद भी हैं, कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े होंगे और वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। तो दोनों एक ही चीज़ होता है, बट विधायिका बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि विधायिका बनने के बाद ही आप कार्यपालिका बन सकते हो। बिना विधायिका बने कार्यपालिका दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात सच है। अब वैसे वर्ष यार 6 महीने के लिए विधायक तो आप वैसे भी बन सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बिना विधायिका बने सीधे कार्यपालिका बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है ना, आरपीई एक्ट 1951, वहाँ पे क्या चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं या चुनाव जो विवाद होंगे, क्या आयु होगी, क्या योग्यता होगी, कैसे चुनाव लड़ोगे, ये सब चीज़, वो सब के बारे में दिया है। तो आरपीए 1950 और 1951 है, दोनों पे ध्यान देना है। 1950 यार रूल्स रेगुलेशन के बारे में है, मतलब विधायिका का चुनाव लड़ेगा तो कितना सीट होगा उसके बारे में है, सीट वगैरह के बारे में है। और 1951 जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके लोग हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, क्या ग्राउंड है। कार्यपालिका पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कार्यपालिका कोई भी हो सकता है यार, अस्थायी कार्यपालिका है, एग्जाम्पल के लिए आईएएस हो गया यार, आईपीएस हो गया, ये लोग तो हमेशा के लिए रहते हैं, चुनाव लड़के थोड़ी ना बनते हैं। लेकिन जो विधायिका कार्यपालिका है उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जो अस्थाई है, मतलब चुनाव लड़के 5 साल 6 साल जो भी हो, 5 साल 6 साल भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी 5 साल हो, नेशनल इमरजेंसी लगा दे तो 6 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगी तो उसके 6 महीने के अंदर ज़रूर चुनाव होंगे, क्योंकि 6 महीने वाइसे वर्षा है। कैसे कि 6 महीने के अंदर सेशन होना चाहिए यार, मतलब 1 साल में कम से कम 2 सत्र तो होना चाहिए 6 महीने के अंदर में। अब भला ही से 3-4 सत्र होते, वो एक अलग बात है। तो विधायिका आरपीए पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है कैसे काम करती है, न्यायपालिका पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ना है, ये जरूर पढ़ना है। न्यायपालिका पढ़ना है और न्यायपालिका में क्या चुनौतियाँ हैं वो जरूर पढ़ना है। और विभिन्न घटकों के मतलब शक्तियों का कैसे सेपरेशन हुआ है, मतलब शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है वो पढ़ना है। जैसे इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कराता है, बाकी जुडिशरी का भी वो काम करता है कौशी, बट वो जुडिशरी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो बाप नहीं है, ये सब इसके बाप हैं, ऐसा सोच सकते हो। सेंटर अपना काम अलग से करता है, स्टेट अपना काम अलग से करता है, ये ज़्यादा ऐसा नहीं है यार। स्टेट क्या हो, सेंटर का चल्लू हो, चल्लू मियाँ हो, मतलब स्टेट सब बात मानता हो। राज्य सरकार मतलब एमपी का मान लीजिए सरकार है तो केंद्र सरकार की सारे बातें मानती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसको जो करना है वो करेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनली है यार, इंडिया में लिखित संविधान है इसीलिए तो। और संवैधानिक पद जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद, जैसे राज्यपाल का यार पद क्या होता है यार, एक संवैधानिक पद है, ठीक है, एक संवैधानिक पद है। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। संवैधानिक, विधिक, विनियामक, अधिन्यायिक निकाय होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है,
ठीक है, जो स्टेचुअरी बॉडी होती है, कानून की मदद से जो बॉडी बना दिया, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिनको कानून नहीं वैसे ही कार्यपालिका ने कह दिया हो गया काम। एग्जाम्पल के लिए यार नीति आयोग देख सकते हो, नीति आयोग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यार वित्त आयोग देख सकते हो, फाइनेंस कमीशन क्या है। और बाकी आप ह्यूमन राइट कमीशन देख सकते हो, नेशनल पे स्टेट लेवल पे भी। NHRC स्टेट HRC क्या है भाई, कानून की मदद से बनाया गया है 1993 में। तो ये कहीं ना कहीं स्टेचुअरी बॉडी, एक कानून बना दिया विधायिका ने और वो एक बॉडी इम्प्लीमेंट आ गई रेगुलेशन करने के लिए, और सबके बीच में शक्तियों का बंटवारा है, बैलेंस हो रहा है यार। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस है, ऐसा नहीं है यार एक आदमी के पास सब पावर है, नहीं, सबके पास पावर है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर डिवाइडेड बाय द पीपल्स। अब पावर किसके पास होती है, जनता के पास होती है, वैसे ऑन एन एवरेज नहीं होती है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कैसे क्या होता है। लोकतंत्र में सिविल सेवा क्यों ज़रूरत है, लोकतंत्र में सिविल सेवा मतलब लोकतंत्र में सिविल सेवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब सिविल सेवा में जब IAS बनोगे तो ऐसा नहीं कि सब काम आप ही संभालोगे, आप डेमोक्रेटाइज करोगे, किसी और लोगों के बोलोगे, क्या करोगे, पारदर्शिता कैसे लाओगे, नीति नियम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा, जैसे भारतीय संविधान से 1-2 क्वेश्चंस, संविधान ढांचे से 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस, इस प्रकार से क्वेश्चंस हमेशा पूछे। ये 2018 के हैं, ये 17 के हैं, ये 16 के हैं, ये 15 के, 14 के, इस प्रकार से 1 क्वेश्चन विधायिका से पूछा, कार्यपालिका से 1 क्वेश्चन, न्यायपालिका से 1 क्वेश्चन, और शक्तियों से कई बार नहीं पूछा जाता है लेकिन ईजी है। संवैधानिक पद से 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बॉडी पूछा जाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है। कई बार यार ह्यूमन राइट कमीशन पे पूछा जाता है कि जो राष्ट्र ने ह्यूमन राइट कमीशन है वो वैसी ही बॉडी है, मतलब बिना दांते की बॉडी है। मतलब ऐसा सोचो यार, एक ऐसी JSP है जिसमें दांता नहीं लगा हुआ है और वो काम कर रही है, तो सोचिए यार वो कितना मतलब डीपिंग करती होगी, कितना खुदाई करती होगी, बहुत मुश्किल है ना। ऐसा बोला जाता है, ऐसा है क्या ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसा, और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और यह किस प्रकार से कार्यपालिका की, न्यायपालिका के प्रभाव को क्या कर रही है, कम कर रही है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही। ये ऐसा क्वेश्चन UPSC पूछती। लोकतंत्र में सिविल सेवा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन 100 से तो ज़्यादा ही इसमें नंबर आ रहे हैं, तो 125, 115, 112, 110 इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो शासन प्रणाली है, गुड गवर्नेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आता है UPSC में। अब गुड गवर्नेंस क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब होता है ऐसा काम जो सही तरीके से किया जाए, एकदम नियमन किया जाए, और जिसका कार्य क्या करे, सरकार इम्प्लीमेंट करे। तो जब गवर्नमेंट किसी काम को करती है तो उसको गवर्नेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या अमेज़न पे जब आपको, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे आपको अगर बोला कि 10 घंटे के अंदर मैं आपका सामान डिलीवरी कर देता हूँ, तो अगर वो 10 घंटे के अंदर डिलीवरी कर देता है तो क्या गुड गवर्नेंस है? नहीं भाई, इतना ही गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वाया वंदना योजना है और वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 60% लोग ही इसके बेनिफिशियरी हैं, और जो एलिजिबल महिलाएं हैं वो 35% नहीं हैं। खुद चाइल्ड डेवलपमेंट RTI बोलता है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं, मतलब गुड गवर्नेंस तभी होगा, मतलब विकास के लिए सरकारी नीतियाँ, जो सरकार की नीतियाँ होती हैं जो विकास के पर्पज़ से बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है यार, उससे इशू हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं बताया 65% ही केवल प्रधानमंत्री मातृत्व वाया वंदना योजना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट है। तो क्यों, क्या इशू है उसके पीछे, ठीक है। गैर सरकारी संगठन पढ़ना है, NGO पढ़ना है, NGO की क्या भूमिका है। जैसे लॉकडाउन हुआ तो NGO ने किस प्रकार से, इंडिया की NGO ने, बहुत सारे NGO है, मतलब वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है यार, जो महिलाओं को कैसे, वुमन को कैसे इसमें जुड़ जाती हैं और उनका कैसे एम्पावरमेंट होता है, वो सब चीज़ें। और फिर और भी अन्य डेवलपमेंट जो ग्रुप होते हैं, जो डेवलपमेंट के, चाहे वो पार्टीज़ ही क्यों ना हो, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ ही क्यों ना हो, वो भी तो डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं। भलाई से वो कुछ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो संसद में जाके यहाँ पे जूता चप्पल बरसाएं, वो उनकी मर्ज़ी है। बट आपको यह समझना ज़रूरी है कि गैर सरकारी संगठन क्या कर रहा है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। स्वयं समझौता, जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट NGO होती हैं और वो काम करती हैं, उनका कैसा क्या कोऑर्डिनेशन है। इन्वायरमेंट को इसको लिंक करो पक्का, और इनका डेवलपमेंट में क्या भूमिका है। मतलब अगर मान लीजिए गांव में बहुत सारा ऐसी महिलाएं थी, 100 लोगों ने मिलके किया। एग्जाम्पल के लिए यार, उड़ीसा में अभी हुआ है एक जगह पे, सारी महिलाएं क्या थी,
अगर महिलाएं मतलब शासिका होती हैं, महिलाएं लोग काम करती हैं, तो काफ़ी अच्छा बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है योजना, मतलब 90% से ज़्यादा परफेक्शंस योजना की लागू होती है। एग्जाम्पल के लिए यार, उड़ीसा में अभी इन्वायरमेंट के लेकर योजना चल रही थी और वहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ ग्राउंड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हाँ, अब ये जो पहला वाला जो विकास के लिए सरकारी नीतियाँ पढ़ोगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पढ़ना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ना, वो बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, उड़ीसा की अपनी खुद की स्कीम है और उसने क्या करा, 70 से 90% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करा। तो ऐसा कैसे हो गया वो सब चीज़? भाई केरला में ही क्यों ज़्यादा एजुकेशन है, ये सब चीज़, तो सब चीज़ें ध्यान में देकर कंपैरिजन करो। अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो वल्नरेबल स्कीम चलाई जाती हैं, उनके लिए जो भी स्कीम चलाई जाती है, चाहे वो ट्राइबल प्रोटेक्शन स्कीम हो, चाहे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना हो, कुछ भी हो, क्यों चलाया जाता है? प्रधानमंत्री चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे इवन आरोग्य योजना हो, इसके पीछे क्या लॉजिक था भाई? 60 से 70% लोग, मतलब क्या है यार, ज़्यादा बर्डन है। सबको लगता है, जब ये चीज़ आप पढ़ोगे ना कि अति संवेदनशील के लिए योजना है, तो तुरंत आपको पढ़ना शासन प्रणाली क्या है भाई, शासन संबंधित विषय क्या है, पारदर्शिता कितना है, जवाबदेही कितना, ई गवर्नेंस, मतलब वो सब चीज़ आप पढ़ रहे हो तो यहाँ लिंक करो तुरंत। क्योंकि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना भाई, तब तक इधर योजना बनाओ ना, कहाँ का होने वाला है। तो काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अति संवेदनशील वर्गों के लिए जितना सारा योजनाएं चलाई जाती हैं, वो कल्याणकारी पर्पज से होती हैं, लेकिन उससे साला इशू उधर उठ जाता है, तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है इंडिया में। तो भाई वो क्यों है? क्योंकि शासन गुड गवर्नेंस के लिए जो आरटीआई होता है, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी आरटीआई के अंदर नहीं आती है। अब आरटीआई नहीं आती तो हम पूछ नहीं सकते ना सरकार से, भाई तुम कितना योजना को इम्प्लीमेंट किए, तुम कितना खर्चा कर रहे, तुम अपना पूरा चार्ट दिखाओ, हमको नहीं दिखाओगे ना। दैट इज़ दैट, क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिबल हो जाए। एक्चुअली में पारदर्शिता का मतलब होता है यार, गवर्नमेंट पारदर्शी है किसके प्रति? पीपल के प्रति। लेकिन यार सरकार पीपल से ही मिलके बनी है ना, जनता चाहती है तभी तो सरकार खड़ी होती है डेमोक्रेसी में। तो ये जैसे सरकार है, ये एक बड़ा छोटा सा अपना नन्ना मुन्ना है, सोच सकते हैं आप। ये आदमी सरकार के पास जाएगा, भाई सरकार चुना है, तो ये जब कोई प्लानिंग कर रहे, कोई योजना बना रहे और अच्छा इम्प्लीमेंट कर दिए, और ये आदमी पूछेगा ना, भाई तुम कितना काम किए हो, तुम कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, तो एक तुम, क्योंकि तुम जनता के प्रति उत्तरदायी हो, अगली बार 5 साल बाद तुम नहीं आओगे अगर तुमने गलती कर दी तो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो तब ज़्यादा अच्छा प्लानिंग होता है। क्योंकि ये आदमी बेचारा जान जाए कि क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, सारी चीज़, तो उसके पीछे भी कुछ खर्च करना चाहिए पारदर्शिता पे। इंडिया में गरीबी है, बहुत सारा पावर्टी है, हमेशा रिपोर्ट में बोला जाता है 21% से ज़्यादा पावर्टी है। भाई क्या ज़रूरत है? मतलब नेशनल फूड सेक्रेटरी एक पढ़ना चाहिए, और वहाँ पे क्यों 67% इंडिया की आबादी ऐसे मतलब कि ले रही है, मतलब खाना ले रही है यार, क्या वो 1 मिनट के लिए मतलब क्या अपना खुद का वो खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट करो तुम, मतलब उनको एजुकेशन दो, और भी चीज़ दो, एम्प्लॉयमेंट दो, तुम कर सकते हो ऐसा। क्योंकि अगर तुम पारदर्शिता ला दोगे तो ये जो हंगर से रिलेटेड है, हंगर आपको पढ़ना चाहिए यार। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट हो गया, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, वो काफ़ी अच्छा इंडिया को हमेशा बता रहा है। इंडिया अभी मतलब जैसे 110 112 हो गया, पिछली बार 97 था, अभी 100 हुआ, फिर 110। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है हमेशा? ये क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है? मतलब इंडिया में भूखमरी क्यों बढ़ रही है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना भाई। मानव संसाधन इंडिया में, तो मानव संसाधन मशीन भी हो सकती है जो मानव का काम करे, और मानव ही कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितना मशीन की तरह काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। मतलब जैसे चाइना में आप देख सकते हैं, वहाँ पे 20 रुपये का सामान बहुत सस्ता बन जाता है, और इंडिया में वही सामान बनाओ तो 40 रुपये। क्या रीज़न है उसके पीछे? मतलब मानव संसाधन इंडिया का खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आप डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर पा रहे हो। और डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है। तो पूरा सिलेबस आपको अच्छे से एकदम लिंक करते आना चाहिए। और आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तब देखना है भारत और इसके पड़ोसी देश। तो ऐसा नहीं कि यार आप सीधे मतलब थाईलैंड पे चले जाओ, जापान पे चले जाओ। तो आपको हमेशा लॉजिकल वे में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है भारत और इसके पड़ोसी देश, जैसे ये क्वेश्चन है, हमारा सिलेबस है, तो यहाँ पे हमको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा।
भारत और इसके पड़ोसी देश, तो आप सीधे जापान पे मत जाइए, ये हमारे इंडिया के आसपास के देश पे जाइए, नेपाल पे जाइए, भूटान पे जाइए, चाइना पे जाइए, और उसका रिलेशन है क्या है भाई। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का ना दोस्त होता है परमानेंट, ना किसी का कोई फ्रेंड होता है, ना कोई परमानेंट किसी का एनिमी होता है, बस मतलब के लिए दोस्ती होती है यार। आज अगर चाइना हमारा दोस्त है या दुश्मन है, उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक हो सकता है भाई, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी ना किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, बस यार मतलब के लिए साथी बनते हैं, तो यही चीज़ है। तो भारत एवं इसके पड़ोसी देश पे कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 2018 में, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए 10 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2015 में। द्विपक्षीय देखना है, बाईलेटरल देखना है, बाईलेटरल मतलब 2 कंट्री के बीच में होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 कंट्री के बीच में होगा, बाईलेटरल 2 कंट्री के बीच में होगा। क्षेत्रीय मतलब रीजन, जैसे आप RCEP देख सकते हैं, रीजनल कम्प्रिहेंसिव, पूरा दुनिया के लिए तो नहीं भाई, ये WTO तो नहीं है ना, वर्ल्ड बैंक तो नहीं है ना। और वैश्विक समूह, वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे हो गया। और क्षेत्रीय मतलब एक रीजन के लिए स्पेशली, कि वो पैसिफिक को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन ओशन को रिप्रेजेंट करता है, या इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बिम्स्टेक हो गया, एसाइन हो गया, ये क्यों है। सार्क हो गया, सार्क क्यों अभी मतलब ख़त्म हो गया है, दैट इज़ द रीज़न। ये सब पढ़ना है आपको। और इवन इंडिया के जो प्रवासी यहाँ पे माइग्रेंट है, जैसे UAE में इंडिया के लोग ज़्यादातर जॉब करने जाते हैं, तो उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है, जहाँ जहाँ प्रवासी हो। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे, जो मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब चीज़ों पे इनका क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे सब डोमिनेट कर रहा है। और एशिया अपेक हो गया, ठीक है, अपेक हो गया, OECD हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, ऐसी चीज़ों पे भाई। G20 क्या है, ग्लोबल है। G7 क्या है, ये भी ग्लोबल है। बट सोचो RCEP क्या है, RCEP क्या है भाई, रीजनल कंप्रेहेंसिव, तो केवल यार पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के कुछ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोच ही सकते हैं, इंडिया नहीं साइन किया, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं इंडिया के। मतलब इंडिया की माना जाता है कि इंडिया मतलब इकोनॉमिकली उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं है, जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना दोस्त, तो यहाँ से लिंक कीजिए। मतलब जो योजनाएं चल रही हैं या जो समूह के लिए वो उनकी भूमिका है भाई। गैर सरकारी संगठन 100% तो इंडिया में डेवलपमेंट नहीं कर सकता ना, सरकार को भी तो करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट, मानव संसाधन खराब है तभी तो यहाँ पे, तो आपको लिंक करना है कौन सा सिलेबस कहाँ से कितना क्वेश्चन आए। तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन GS पेपर 2 में है, कितना क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का हमेशा ही आता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से जो शासन प्रणाली से आएंगे वहाँ से 75 नंबर का समथिंग क्वेश्चन आएगा। और पारदर्शिता पे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आएंगे, गरीबी पे 1 क्वेश्चन आएगा, मानव संसाधन पे 1 क्वेश्चन आएगा। अति संवेदनशील गैर सरकारी, यहाँ पे 1 क्वेश्चन कभी बार आ सकते हैं, और यहाँ पे तो आता नहीं है NGO वगैरह पे, बट कई बार आ सकता है 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जैसे आए। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस पे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे 125 नंबर का, तो यहाँ पे 75 से 80 नंबर का आता है। शासन प्रणाली पे, सामाजिक न्याय पे, भाई सोशल जस्टिस होना चाहिए यार। आइए सामाजिक न्याय समझते क्या चीज़ होता है, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है यार जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए। जस्टिस का मतलब होता है यार हर एक आदमी को न्याय मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, A पर्सन है और B पर्सन है, भाई इसके पास ये अंबानी है, ठीक है, और ये बेचारा हमारा बोल सकते हैं यार, मतलब साउथ का जो हीरो है, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, समझ सकते हैं वो B कोई पर्सन है जो बहुत पुअर है, उसके पास 0 रुपये है। और यार 5 किलो इसको भी सोना दे दो, 5 किलो इसको भी सोना दे दो, तो भाई आप तो इनक्वालिटी बढ़ा रहे हो। भाई साहब के पास भी 5 किलो, इसको तो इनक्वालिटी बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो क्या यह होता है न्याय, नहीं भाई, न्याय का मतलब ये नहीं होता। B, मान लो A आदमी है जिसको 100 रुपये चाहिए, और B आदमी है जिसको 200 रुपये की ज़रूरत है, तो किसको कितना देना चाहिए सोचो। तो यार इस आदमी को 100 रुपये की जरूरत है कि 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, इक्वल कर दो, 200 रुपये कर दो। तो सरकार जब प्लानिंग करती, योजना वगैरह बनाती है, तो उसके पीछे वो सोशल जस्टिस ध्यान में रखती है, सबको बराबर करने की कोशिश करती है। बराबर क्यों, क्योंकि बुद्धा ने कहा है यहाँ पे लड़ाई नहीं होती। मतलब किसी आदमी के पास 0 रुपये होगा तो रिवोल्यूशन आ जाएगा, अरिस्टोटल ऐसा मानता है। अगर 100 रुपये ही किसी आदमी के पास हो तब भी दिक्कत है, मतलब किसी आदमी के पास 0 रुपये हो तो भी रिवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि भाई लड़ाई कर देगा, खाने बिना मर जाएगा। और किसी आदमी के पास पूरे ही 100 रुपये हो तब भी फाइटिंग हो सकती है। लेकिन 150 रुपये हो सबके पास तो लड़ाई नहीं होगी यार, मिडिल क्लास इसीलिए। तो आप जब उधर ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे GS1 में, तो उसमें मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है, और वहाँ पे मध्यम वर्ग किस प्रकार से मानव संसाधन बन गया, उसके बारे में भी आपको इधर से लिंक करने की ज़रूरत है।
तो यार आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मतलब GS1 GS2, इसके बाद नेक्स्ट टाइम और वीडियो देखेंगे कितना बनाना ज़रूरी है और क्वेश्चन के साथ भी। ओके, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन पेपर समझना ज़रूरी है कि कैसा पेपर आता है, कहाँ से कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।